तुम हाँ कर दो प्रीति उस मोहब्बत के लिए, हाँ जो मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस की है। उस दिल में दबे एहसासों के लिए हाँ कर दो प्रीति, जो तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक पहुँचते हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। करो सेवा पानी, आखिर तुम्हारी होने वाली सास है। प्रीति खाना बना रही थी जब परी ने उसके पास आकर उसे टॉन्ट मारा। परी, तुम्हें जो कहना है मम्मी से कहो, प्लीज मुझे परेशान मत करो। वह पहले ही संजय के मोहब्बत भरे मैसेजेस की वजह से परेशान थी, जो वह उसे सारी रात कर रहा था। इस वक्त और ज्यादा कुछ भी कहने सुनने का मूड नहीं था प्रीति का। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, आंटी को जवाब में हाँ नहीं मिलना चाहिए, वरना तुम खुद जाकर आंटी से कह दो। ना जाने उसमें कितनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि साफ साफ कह गई। वाह वाह। वे यकीनी से प्रीति को ऐसे देख रही थी जैसे मेंढकी को भी जुकाम हो गया हो। वह दांत पीसकर बोली, मर्द की मोहब्बत औरत को मजबूत और मगरूर बना देती है, मगर इतना मत इतराओ, मुंह के बल गिरोगी। मैं कभी तुम्हें और संजय को एक नहीं होने दूंगी, वह फुफकारी। लगता ही नहीं था कि वह अपने से 2 साल बड़ी बहन से बात कर रही है। परी, सिर्फ बातें ही बना रही हो या कोई और भी काम कर रही हो? मम्मी किचन में आई तो उसकी जबान बंद हो गई। मैं क्यों करूं काम, वह गुस्से से बोली। चलो सलाद ही बना लो। लेकिन उन्होंने देखा प्रीति सब कुछ तैयार कर चुकी थी। कुछ ही देर में उसने खाना लगा दिया। परी भी बेमन से वहां आकर बैठ गई। सब कुछ बहुत मजेदार बना हुआ है प्रीति, उन्होंने खुले दिल से उसकी तारीफ की। हकीकत में उन्हें प्रीति बहुत पसंद आई थी। सादा मोहब्बत की मालिक थी वह। शुक्रिया आंटी, वह धीमी आवाज में सर झुकाए बोली। जबकि परी गुस्से में पहलू बदल कर रह गई। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी बहू बहुत सुघड़ हो। खाना तो खैर बहुत ही अच्छा बनाती हो। तो यूं कहिए ना आंटी, आपको एक बावर्चन की जरूरत है, मेरा मतलब है कुक की। परी ने बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा, जिस पर उसकी मम्मी शर्म से कट कर रह गई। दूसरी तरफ प्रीति का हाल भी अलग नहीं था। बेटा, अपने घर का काम हर औरत करती है। औरत अगर चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पर भी क्यों ना हो, कम से कम अपने किचन को तो वह जरूर देखती है, क्योंकि खाना में जब तक मोहब्बत की चाशनी ना हो, जायका अच्छा नहीं आता। उन्होंने बहुत आराम से प्यार भरे लहजे में अपनी बात पूरी की। जरूरी तो नहीं जो आप कह रही हैं वो ठीक भी हो। उसकी बात पर प्रीति ने सर ऊपर उठाकर उसे देखा। खामोश हो जाओ परी, ये क्या हरकत है? मम्मी ने उसे घूरा। कोई बात नहीं बबली, बोलने दो इसे। बात करने का हक हर किसी को होता है। मैंने यह नहीं कहा बेटा, मैं जो कह रही हूँ वो सही है या नहीं है जरूरी नहीं है। जो आप कह रही हैं वो सही है। उन्होंने स्वाभाविक ढंग से बात को समेटा। प्रीति बेटा, हमने सुना है कि आप कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती हैं। खाने के आखिर में उन्होंने यह बात कही जिस पे परी को गुस्सा और जलन से बहुत बुरा हाल था। जी बस ठीक ठाक बना लेती हूँ आंटी, वह बर्तन समेटते हुए बोली, जबकि आंटी उसका जायजा लेते हुए दोनों बहनों का मुकाबला करने में लगी थी। और परी उठकर पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। उन्हें एक ही दिन में अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे ने परी जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की को छोड़कर प्रीति जैसी नॉर्मल शक्ल सूरत की मालकिन लड़की को क्यों चुना। वह आम होकर भी बहुत खास थी। मम्मी और आंटी बाजार गई हुई थी, जबकि परी यूनिवर्सिटी। प्रीति सफाई करते हुए बेड कवर चेंज करने लगी तो तकिया उठाते ही मोबाइल पर नजर पड़ी। उसे याद आया कि रात उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। उसने जल्दी से उसे ऑन किया। ओह, संजय के इतने सारे मैसेजेस, और आखिरी मैसेज पढ़कर तो उसे ढेरों शर्मिंदगी ने आ घेरा था, जिसमें लिखा था, जब तक जवाब नहीं देगी सोऊंगा नहीं। क्या सोचेंगे संजय? वह मोबाइल हाथ में लिए इसी उलझन में थी कि अब क्या करे। ठीक उसी वक्त संजय की कॉल आ गई और उसका दिल जोर से धड़का। उसने बहुत धीमी आवाज में नमस्ते किया। उसकी नमस्ते का जवाब देते हुए उसने कहा, कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं? मैडम प्रीति शर्मा ने मेरी कॉल पिक कर ली। तंज में डूबी आवाज उसके कानों से टकराई तो उसे ढेरों शर्मिंदगी हुई। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। रात मोबाइल की बैटरी डेड थी, ऑफ हो गया था, चार्ज करना याद नहीं रहा, वगैरह वगैरह। संजय ने उसकी बात उचक ली। यही कहना चाहती थी ना आप? तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब जान गया हूँ। उसकी बात पर वह बिल्कुल खामोश हो गई। आपका भी कोई कसूर नहीं प्रीति जी। जब कोई आपसे इतनी टूट कर मोहब्बत कर रहा हो कि आपके एक मैसेज के इंतजार में सारी रात फोन सामने रख कर बैठा रहे, तो आपको हक हासिल है कि उसे तड़पा कर मजा लीजिए, उसकी बेबसी का फायदा उठाइए। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज दोबारा खुद को मेरी वजह से तकलीफ मत दीजिएगा। उसने पल भर रुक कर कहा, मुझे ज़्यादा मोबाइल यूज करने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि उसके बगैर मैं आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकूंगा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने सख्ती से कहा। आपको नहीं होगी, मुझे तो है। प्लीज़ संजय, समझने की कोशिश कीजिए। जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। ऐसा होकर रहेगा प्रीति शर्मा जी। मैं अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसने दो टूक अल्फाज में कहा।
आपकी बहन कभी खुश होगी भी नहीं। ये हमारा पर्सनल मैटर है संजय। एनीवे, संजय ने एक गहरी सांस ली। मम्मा को जवाब हाँ में मिलना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है, और प्लीज़ दोबारा कॉल या मैसेज मत कीजिएगा। मैं बात नहीं कर पाऊंगी, फिर आप बुरा महसूस करेंगे अपनी बात बोलकर। उसकी बात सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया और गौर से फ़ोन को देखने लगी। दिल ने सीने के पिंजरे में फड़फड़ाना शुरू कर दिया, मगर उसने उसे डपट कर खामोश कर दिया। कैसी लगी आपको प्रीति? मम्मा को एयरपोर्ट लेने वह खुद आया था। उससे सब्र नहीं हो रहा था, पूछ बैठा। अच्छी ही, बहुत अच्छी और नाइस है। उन्होंने खुले दिल से तारीफ की। वह और परी बिल्कुल भी बहनें नहीं लगती। दोनों के मिजाज, तौर तरीके और पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क है। वैसे भी मैंने बचपन में देखा था उन दोनों को। मैंने आपको बताया था, परी बहुत मगरूर, खुद पसंद और जलन वाली लड़की है। उसका हलक कड़वा हो गया उसका नाम लेते हुए। इसमें ज़्यादा कसूर तुम्हारी आंटी का ही है। उसे सिर चढ़ाया हुआ है, ना किसी काम को हाथ लगाती है। सारा ध्यान फैशन पर है उसका, जबकि प्रीति उसके उलट है। तो आंटी से क्या बात हुई आपकी? वह मतलब की बात की तरफ आगे गया। हाँ हुई तो है, लेकिन संजय बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। पल भर को उसे लगा उसका दिल बंद हो रहा है। क्या हुआ मम्मी? बबली तो राजी है इस रिश्ते के लिए। फ़ोन पर भाई साहब से भी मशवरा किया है, मगर वह बेसब्री से बोला। प्रीति ने इनकार कर दिया है। वह बहुत मुश्किल से बोल पाई। मम्मा, वो तो मैं ऑलरेडी जानता था। मैंने वहाँ आपको उसे भरोसा देने ही तो भेजा था ना, कि खुद उसका भरोसा पाने। पर वह बुरा मानते हुए बोला। बेटा, उसने बात ही ऐसी कही कि मैं खामोश हो गई। उसने कहा मुझे भी रिश्ता मिल जाएगा और आपके बेटे को भी, मगर मैं अपनी इकलौती बहन को खोना नहीं चाहती इस रिश्ते के लिए हाँ करके। वह सारी जिंदगी मुझे संजय के साथ देखकर ठुकराए जाने का दर्द महसूस करती रहेगी। यह सब बातें मुझे याद हो चुकी हैं मम्मा। उसका मूड बुरी तरह से बिगड़ गया था। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वह धीरे से बड़बड़ाया। क्या कहा? मम्मा ने पूछा। कुछ नहीं मम्मा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसके बाद घर आने तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। यह किसकी शादी का कार्ड है? शाम का वक्त था, वह तीनों बैठी हुई थी। परी की नज़र अचानक कार्ड पर पड़ी तो उसने उठा लिया। उसके पढ़ने से पहले ही मम्मी बोली, तुम्हारे बड़े मामा की छोटी बेटी विधि की शादी है। अच्छा। उसने कार्ड खोलकर डेट देखी। किससे है? लड़का क्या करता है? उसने फौरन पूछा। इतनी डिटेल्स तो नहीं पता, और हमें क्या, जो भी करता हो, मम्मी ने कहा तो उसने भी दोबारा सवाल नहीं किया। फिलहाल तो वह इस बात पर बहुत खुश थी कि आंटी को प्रीति ने संजय के लिए इनकार कर दिया था। तुम लोगों को कोई कपड़े जूते बनाने हो तो बता दो, कम ही दिन रह गए हैं शादी में। सब कुछ है हमारे पास मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार प्रीति बोली थी। कोई नहीं जी, मुझे तो नया सूट भी लेना है, जूता और ज्वेलरी भी। आखिर को सारे परिवार की लड़कियां होंगी वहाँ, परी ने पूरे जोश के साथ कहा। परी बहुत खुश थी और बहुत दिनों बाद उसने जी भरकर खाना खाया। मम्मी उसको लगातार नोटिस कर रही थीं, लेकिन इधर आंसू प्रीति की आंखों से निकलकर तकिया भिगो रहे थे। नींद तो उसे जैसे उसकी आंखों से रूठ ही गई थी। वह आंगन में निकल आई और टहलने लगी। काश आप मेरी जिंदगी में आते ही नहीं संजय। मैं बहुत निश्चिंत थी अपनी जिंदगी से। कुछ खो देने का डर तो नहीं था। ये कैसी मोहब्बत मिली मुझे। अभी तो मैं आपकी मोहब्बत की बारिश में भीगी भी नहीं थी कि तपते सहरा में चलना मेरा मुकद्दर बन गया। मुझे खुशियाँ कभी रास नहीं आती। काश आप मुझे मिले न होते, आप हमारे घर नहीं आते। सारी रात वह आंसू बहाती रही। जगते जगते एक उम्र कटी हो जैसे, जगते जगते एक उम्र कटी हो जैसे, रूह बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। इधर संजय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा दूर कहीं आसमानों में किसी को तलाश कर रहा था। अपनी मोहब्बत तलाश कर रहा था। प्रीति की बातों से हर्ट हुआ वह उसी की बातों में खुशी तलाश कर रहा था, जो अभी दूर दूर तक भी उसे हासिल नहीं थी। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। सारी रात वह बेचैनी से टहलता उसे सोचता रहा। सुबह बोझिल कदमों से चलते हुए वह ऑफिस में दाखिल हुआ। उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे खबर ही नहीं हुई कि कब कैसे प्रीति उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखने लगी कि उसके बगैर जीने का ख्याल भी उसके लिए तकलीफदेह था। मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता। उसने ऑफिस चेयर की बैक से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा, आप मुझे खा भी नहीं सकते। उसकी बात याद आते ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। तुम कितनी अच्छी हो, भरोसेमंद और इज्जतदार लड़की हो। तुम्हें खुद को औरत होने, अपने गुरूर की कितनी फिक्र है, और यही चीज़ तुम्हें औरों से खास बनाती है प्रीति। कुछ ही देर में वह मोबाइल पर उसका नंबर डायल करने लगा, मगर उसकी उम्मीद के ठीक मुताबिक उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसे ये बात मालूम थी, तो बस हौले से मुस्कुरा कर रह गया। इधर वह सब काम निपटा कर सुस्ताने के लिए लेटी थी कि शालू आ गई।
वह फौरन उठ बैठी। आओ शालू, बहुत दिनों बाद आई हो, उसने बेड क्राउन से टेक लगाते हुए पूछा। अच्छा, तुम्हें बड़ी परवाह है किसी के आने और जाने से तुम्हें कब फर्क पड़ता है? उसने आते ही तंज का नश्तर छोड़ा। जवाब में वह फीकेपन से मुस्कुरा दी। आजकल तो हर तरफ से यही कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो शालू। क्या मेरी नेचर को तुम भी नहीं जानती? वह उसकी दोस्त थी, उसकी हमदर्द, उससे वह हमेशा दिल की बात कह देती थी। तुम्हारी नेचर को जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, शालू ने नाराजगी से भरपूर लहजे में कहा। चाय पियोगी? उसने बेड से उठते हुए पूछा। सबकी फिक्र रहती है तुम्हें? नहीं है तो अपनी ही नहीं है। बस सारी जिंदगी धोबन और कुक बनी रहना। थोड़ा सा अच्छा बनने का मौका दूसरों को भी दे दो। वह तंज करने से बाज नहीं आ रही थी। प्रीति उसकी बातें समझ रही थी, मगर जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। अपने ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हूं मैं? क्या हुआ है मुझे? शालू ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। तुम खुद पर जुल्म कर रही हो, संजय का प्रपोजल रिजेक्ट करके। उसने आखिर डायरेक्ट वो बात कह ही डाली। वो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम भी अपना टाइम बर्बाद मत करो। वह उठकर किचन में आ गई। सालू भी उसके पीछे आ गई। किस्मत रोज रोज मेहरबान नहीं हुआ करती। संजय जैसे लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट करके पछताओगी तुम प्रीति। मैं नहीं पछताती। मैं अपने फैसले पर निश्चिंत हूँ। वह सुकून भरे लहजे में बोली और चाय का पानी रखने लगी। निश्चिंत नहीं, तुम परी से डर रही हो। उसके प्रेशर में आकर तुमने ये फैसला किया है। शालू, वह तेजी से मुड़ी। प्लीज तुम इस मामले में उसे मत घसीटो। उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। मर्जी है तुम्हारी। तुम समझ रही हो, हमेशा की तरह अब भी तुम अपनी किस्मत परी की झोली में डाल दोगी। तो माय डियर फ्रेंड, याद रखो, संजय तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तुम जो मर्जी कर लो, वह कभी परी से शादी नहीं करेगा। शालू कहकर जाने के लिए मुड़ गई। शालू, उसने पीछे से आवाज दी। भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए। वह थके हुए लहजे में बोली। प्रार्थना भी तभी फायदा देगी जब तुम हिम्मत करोगी प्रीति। ये कोई अक्लमंदी नहीं जो तुम कर रही हो। चलती हूँ। उसे सोचों में डुबाकर वह चली गई। परी, नाश्ता कर लो। प्रीति को बहुत तेज बुखार था। वह अपने कमरे में थी तो मम्मी ने नाश्ता बनाया था परी के लिए, मगर वह अनसुनी करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। अपनी लाडली चहीती को ही खिलाइए, उसके ही नाज नखरे उठाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उसने फाइल को सीने से लगाया और बैग कंधे पर लटका लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है परी। गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, तुम्हारी हर उचित अनुचित बात मानकर। सुबह सुबह उसने उनका मूड खराब कर दिया था। कौन सी बात मानी है आपने मेरी? संजय के लिए? चुप हो जाओ परी। मम्मी ने हाथ उठाकर उसकी बात काटकर उसे बोलने से मना कर दिया। ऐसी परवरिश तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी कि तुम हर तरह की शर्म और लिहाज भुलाकर मेरे सामने खड़ी होकर यूं मुंह भरकर कहो कि तुम्हें संजय से शादी करनी है। हाँ मम्मी, अब आपको मेरी हर बात बुरी लगेगी। वह गुस्से से बाहर निकल गई। मम्मी अफसोस भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखती रह गई। उन्हें आज खुद पर भी बहुत अफसोस हो रहा था कि उनको इतना लाड प्यार देने का यह नतीजा निकला। सर्दी की लहर आ गई थी। फिजा में सर्दी का एहसास होने लगा था, मगर यह सर्दी बुरी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि तबीयत पर सुखद असर डाल रही थी। मम्मी मामा की तरफ गई हुई थी। वहां शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं और परी यूनिवर्सिटी से अभी नहीं लौटी थी। वह कमरे से बाहर आई। आंगन में इधर उधर पत्ते बिखरे हुए थे। उसने झाड़ू उठाई और लगाने लगी। सूखे पत्ते उसके पैरों तले आकर अपनी इस बेकदरी पर चीख उठते थे। जल्दी में वह हाँफने लगी थी। जितना ख्याल आपको अपने घर की सफाई का है, काश इतना ही ख्याल किसी के दिल का होता। आवाज सुनकर वह एकदम चौंक उठी। सर उठाया ऊपर और दंग रह गई। उसके कदम जमीन ने जकड़ लिए। वह बेयकीनी के आलम में आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हैं आप? वह 2 कदम आगे आया और तब प्रीति की नज़र खुले हुए मेन गेट पर पड़ी और उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको क्या लगता था इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगा? वह चलता हुआ ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जहां सिर्फ और सिर्फ हैरानगी थी। मम्मी घर पर नहीं है। वह खुश्क होंठों पर जबान फेरकर बोली। तो यह तो अच्छी बात है, हम आराम से बात करेंगे। वह बेपरवाही से बोला। परी आ गई तो कयामत खड़ी कर देगी, आप प्लीज जाइए। वह परेशानी और झिझक के मिले जुले भाव में बोली। आपको सारी दुनिया की फिक्र है और मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। तो माय डियर फ्यूचर वाइफ, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सो आप खामोशी से मेरी बात सुन लीजिए। उसकी बात पर प्रीति की आंखें और बड़ी हो गईं। वह हैरानी से उसे देख रही थी। आइए अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। वह अंदर की तरफ बढ़ा, मगर वह अभी तक अपनी जगह में खड़ी थी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वह वापस मुड़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसने फौरन निगाहें फेर लीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप जाइए यहाँ से। उसने सख्ती से कहा और वह झाड़ू लगाने लगी।
संजय तेजी से आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ पकड़ कर हाथ से झाड़ू लेकर दूर फेंक दी। और इस पल संजय को ऐसा लगा जैसे उसने अंगारों को छू लिया हो, क्योंकि उसको बुखार था। माय गॉड प्रीति! वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी छुअन उसको बेचैन कर रही थी, मगर संजय की पकड़ मजबूत थी। प्लीज हाथ छोड़िए, उसने जैसे थूक निकला। मिट्टी लगी है मेरे हाथों में, साफ नहीं है आपके। वह जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रही थी। आप इंसान हैं या मशीन? वह बेयकीनी से उसे देखते हुए बोल रहा था, जिस पर न काम का बोझ असर करता है न बुखार, यहाँ तक कि किसी के सच्चे जज्बात भी नहीं। उसने कहते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। आप चले जाइए प्लीज, वह मिन्नतें भरी लहजे में बोली। क्या इसके सिवा आप कोई बात नहीं कर सकती? वह निगाहें झुकाए खड़ी थी। मैं जब आप लोगों के घर आया था तो मुझे लगा था आप बहुत समझदार हैं, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। वह किसी तरह भी टलने वाला नहीं था। आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी अच्छी लड़की अपना लाइफ पार्टनर बनाकर खुशी और गर्व महसूस करेगी। फिलहाल मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। आप इतनी पत्थर दिल हैं प्रीति। मैं इतनी दूर से सिर्फ आपके लिए आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन अब आपके इनकार ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? क्यों कर रही हैं ऐसा? वह जैसे थकान से चूर लहजे में बोला। आप मर्द हैं, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है। आपके मेरे लिए जो भी जज्बात हैं उनको मोहब्बत और पसंदीदगी का नाम दिया जाएगा, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने पर मैं मुजरिम ठहराई जाऊंगी। मेरे किरदार पर उंगलियां उठेंगी। आपके प्रपोजल ने मुझे मेरी फैमिली की नज़रों में चोर बना दिया है। मम्मी और पापा सोचते होंगे, एक ही बार मैं ऐसा कौन सा जादू किया मैंने आप पर कि आपको मेरे सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब वह बोलती चली गई। आपके पेरेंट्स आपको अच्छी तरह जानते हैं प्रीति। आंटी को मालूम है कि मेरे यहाँ रुकने के दौरान आपने मुझसे कभी बात नहीं की, फिर भी आप इतना अनसिक्योर क्यों हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। वह भी उसके पीछे चला आया। वह हाथ धोकर वॉशरूम से निकली तो संजय को सामने देखकर ठिठक गई। आपको अब चले जाना चाहिए, उसने नपे हुए अंदाज में कहा। इतनी दूर से आया हूं तो आंटी से मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा। उसे सुकून से बैठा देखकर वह बाहर की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? वह उसके पीछे भागा। आपके लिए चाय बनाने। वह किचन में आ गई। वह भी उसके पीछे वहीं आ गया। आपको बुखार है? फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने उसे रोका, मगर वह अनसुनी करके अपना काम करती रही। वैसे आप काफी जिद्दी हैं, नहीं? वह उससे उससे जस्टिफाई चाह रहा था। सेल्फ से टेक लगाए बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और प्रीति की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने एक बार भी नजरें उठाकर उसे नहीं देखा। उसकी यह अदा संजय को बहुत प्यारी लगी। वह लगातार बोल रहा था और वह अब तक खामोश से अपने काम में मगन थी। आप प्लीज बाहर चले जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वह बाहर आकर बैठ गया। प्रीति ने उसे चाय पकड़ाई। आप नहीं पियेंगे? मन नहीं है। संजय ने चाय खत्म की और खड़ा होकर उसके करीब आया। वह नजरें झुकाए खड़ी थी और संजय की करीबी उसे बेचैन कर देती थी। प्रीत! उसने प्यार से हौले से उसे प्रीत पुकारा। जिस पर नजर उठाकर उसने उसे देखा और फिर उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन संजय ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श प्रीति को अंदर तक हिला दिया था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। यह हाथ छोड़ने के लिए ही नहीं, थामने के लिए पकड़ा है। मुझे हाँ में जवाब चाहिए प्रीत। प्लीज संजय, आप चले जाइए। मम्मी या परी आ गई तो गजब हो जाएगा। अभी भी कम इल्जाम तो नहीं है? उसकी बात पर संजय ने उसका हाथ छोड़ा और उसके करीब आ गया। इल्जाम आने भी नहीं दूंगा अपनी पाक मोहब्बत पर। इश्क किया है, कोई गुनाह नहीं। प्रीति ने उसकी नजरों में देखा। ऐसी दीवानगी, ऐसा जुनून, ऐसी तपिश। उसने फौरन ही नजरें नीची कर ली। ए अच्छी लड़की, ये दिल तुझ पे फिदा। उसने हौले से उसकी चिन पकड़कर चेहरा ऊपर करके अपनी मोहब्बत की पहली मोहर उसके माथे पर रसीद कर डाली। और फिर उसने प्रीति को देखा जो आंखें बंद किए थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। वह तेज कदमों से बाहर की तरफ चल दिया। कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, उन्हें कैसे बताएं हम कि वो कैसे लगे हमको। हम उनको सोच में गुम देख कर वापस चले आए, वो अपने ध्यान में खड़े हुए अच्छे लगे हमको। यह सब इतना जल्दी हुआ कि प्रीति अब आंखें फाड़े उसे जाते हुए हैरानी से देखती ही रह गई। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। उसे इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके निकलने के 10 मिनट बाद ही मम्मी आ गईं। उन्हें देख जैसे प्रीति की जान में जान आई। रात का आखिरी पहर था। मम्मी और परी सो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, बल्कि नींद तो उससे उसी दिन रूठ गई थी जब संजय उसकी जिंदगी में आया था। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई। उसका चेहरा छत की तरफ था। वह मुंडेर के साथ लगी खड़ी बेजान मूर्ति लग रही थी। आंगन में पीपल का पेड़ हवा के जोर से हौले हौले हिलता, जो फिजा में हल्की सी सरसराहट पैदा होने लगती।
मर्द कितना चालाक होता है। मोहब्बत के शुरुआती दिनों में पागलों की तरह ऐसा दीवानापन, आशिकपन दिखाता है, ऐसी दीवानगी का इजहार करता है, अपनी चाहत का ऐसा खूबसूरत जाल बुनता है कि बेचारी औरत उसमें फंसती चली जाती है। और जब कोई औरत मर्द के फैलाए हुए मोहब्बत के जाल में फंस जाती है तो फिर सारी उम्र मर्द उस पर ऐसा हक जताता है, उसे उसकी हार और कमजोरी का एहसास दिलाता है। वह दुपट्टे को अच्छी तरह खुद पर फैलाए पेड़ के हिलते हुए पत्तों को देख रही थी। ताजी हवा उसके चेहरे पर पड़ी हुई लटों के साथ अटखेलियां करती तो वह उन्हें कान के पीछे कर देती। वह जब भी संजय के बारे में सोचती उसके दिमाग में उलझनें होने लगती। एक डर, एक खौफ उसे घेर लेता, लेकिन आज संजय की हरकत ने उसे बेचैन कर दिया था। आप ज्यादा दिन मेरे पीछे परेशान नहीं होंगे, मैं जानती हूँ संजय। और मुझे उस दिन से डर लगने लगा है जब आप मेरी तलब, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत करते हुए थक कर हार जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा नसीब भी मेरे रंग और इस रात की तरह काला है। उसने निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। काला आसमान सितारों से भरा हुआ था जो अंदर तक एक सुकून सा पहुंचा गया। लेकिन एकदम ही सितारों के बीच संजय का मुस्कुराता चेहरा नजर आया जो उसे बेचैन कर गया। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। इधर संजय की भी रातों की नींद उड़ गई थी। दिन का चैन गायब हो गया था। किसी चीज और बात में दिल नहीं लगता था। संजय बेटा, विधि की शादी है, हमें जरूर जाना है, और देखो तुम इनकार बिल्कुल नहीं करोगे। लैपटॉप सामने रखे वह उस पर कुछ काम कर रहा था कि मम्मी ने उसे बताया। प्रीति की मम्मी बबली जी और माया जी बचपन की दोस्त थी, तो बचपन में दोनों के घर खूब आना जाना तो था। माया जी बबली जी एक दूसरे के घर का फैमिली मेंबर ही हुआ करते थे। बबली जी के दोनों भाई आलोक जी और प्रमोद जी माया जी को अपनी बहन मानते थे। अब आलोक मामा की छोटी बेटी विधि की शादी थी तो माया जी को भी न्योता आ चुका था। मम्मा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, उसने साफ इनकार कर दिया। मूड बना लो बेटा, क्योंकि हम कल शाम जा रहे हैं। आलोक भाई नाराज होंगे अगर तुम नहीं गए। वह उसकी दिमागी हालत और मूड को समझ रही थी। चाय पियोगे? उसके चेहरे पर फैली उदासी और आंखों में वीरानगी उन्हें परेशान कर रही थी। नहीं मम्मा, सोना चाहता हूँ, वह लैपटॉप शट डाउन करते हुए बोला। ओके, टेक रेस्ट। वह उठकर बाहर चली गई। संजय उठकर आईने के सामने आ खड़ा हुआ। आपसे बेहद मोहब्बत है मुझे, आप क्यों चुप हैं, ये हैरत है मुझे। शायरी मेरे लिए आशा नहीं, झूठ से वल्लाह नफरत है मुझे। ये मैं हूँ संजय भारद्वाज, उसने खुद से सवाल किया। कितना बदल दिया है तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे। एक जख्मी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर कर फौरन खत्म हो गई। मामा का घर क्या था, जैसे कोई महल जिसमें इस वक्त रंगों और नूर का सैलाब आया हुआ था। हर तरफ चमक दमक वाले लिबास में लड़कियां और मेहमान औरतें इठलाती, बेफिक्री से कह कहे लगाती फिर रही थी। इन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत परी लग रही थी। लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। नमस्ते आंटी, प्रीति ने कुछ शर्मिंदगी से उनका अभिवादन किया। उनके साथ ही संजय भी खड़ा हुआ था। परी ने उनका अभिवादन करना भी जरूरी नहीं समझा और आगे बढ़ गई। जीती रहो बेटी। आंटी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। संजय ने प्रीति की मम्मी को नमस्ते किया। सर झुकाए वह उनसे प्यार ले रहा था, लेकिन उसकी नजरें प्रीति पर ही थी। सादा से लिबास में आज भी वह सबसे अलग, सबसे ज्यादा मासूमियत लिए उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी, लेकिन उस दुश्मने जान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। देखती तो खुद को कमजोर पा सकती थी। उसे देखता हुआ वह बाकी लड़कों के पास चला गया और प्रीति भी वहां से हट गई। बबली जी, माया जी वहीं बैठ गईं। क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, विधि से बड़ी लतिका ने प्रीति को देखकर कहा तो वह मुस्कुरा दी। ऐसी कोई बात नहीं है। वह लतिका के पास खड़ी थी। उसका मुंह स्टेज की तरफ था। उसे पता नहीं था संजय उसके पीछे ही खड़ा है। वो संजय का क्या मामला है प्रीति? लतिका ने अचानक सवाल किया तो प्रीति ने चौंक कर उसे देखा। कोई 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 भी मामला नहीं, उसने झट इटकते हुए कहा। विधि कहाँ है? प्रीति ने जल्दी से टॉपिक बदला। ओहो, अभी मम्मा ने मुझे कहा उसे अंदर ले जाकर स्टेज पर बिठाओ। मेरे दिमाग से ही निकल गया। मेहंदी के थाल भी लाने हैं अंदर से, तुम प्लीज यह पकड़ना। उसने स्याह मखमली बॉक्स उसे थमाया। यह कहकर, विधि के कंगन है, संभाल के, किसी और को मत दिखाना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन प्रीति ने बोलने के लिए होंठ खोले, मगर लतिका जा चुकी थी। वह मुड़ी तो संजय को सामने देखकर रुक गई। अब वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था और यह बात प्रीति के अंदर ही अंदर काट रही थी। प्रीति, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं, परी ने उसके पास आकर कहा। ओहो, मैं तो ये, प्रीति ने कहा तो परी ने उसके हाथ की तरफ देखा।
ये क्या है? वह हैरान सी हुई। लतिका पकड़ा कर गई है, विधि के कंगन हैं। तुम ऐसा करो परी, यहीं खड़ी रहो, मैं मम्मी की बात सुनकर आती हूँ। ये डिब्बा तुम पकड़ लो। लतिका बाहर आई तो यह उसे दे देना। यह बॉक्स परी की पकड़ाकर मम्मी के पास आ गई। जी मम्मी, आपने बुलाया था? उसने दुपट्टा सही करते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया, उन्होंने कहा, और माया आंटी से बातों में लग गई। हैरत है, परी ने ऐसा क्यों कहा? वह उलझन का शिकार बड़बड़ाती हुई वापस आई। मम्मी ने तो नहीं बुलाया मुझे, उसने परी को बताया। अच्छा, फिर शायद मुझे बुलाया होगा। परी ने बॉक्स उसे वापस पकड़ाया। मुझे तो निम्मी ने मैसेज दिया था कि बुआ आपको बुला रहे हैं। उसने छोटे मामा की बेटी का नाम लिया। अच्छा, मैं बात सुनकर आती हूँ। परी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी विधि को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। प्रीति लाओ कंगन। लतिका उसके पास आई और बॉक्स उससे लेकर स्टेज पर चली गई। ऑर्केस्ट्रा पर धीमे सुरों में म्यूजिक बज रहा था। बहुत हसीन शाम उस वक्त उनके लॉन में उतरी हुई थी। विधि बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रीति वहां से हटकर जाने लगी, क्योंकि वह आदी नहीं थी इतने शोर शराबे की। यहाँ भी मम्मी उसे जबरदस्ती साथ ले आई थी, नहीं तो उसका मन नहीं था। और जिस कंडीशन से अब वह गुजर रही थी, उसे सिर्फ तन्हाई अच्छी लग रही थी, और अब संजय की बेपरवाही नजर उसे कचोट रही थी। प्रीति, लतिका की गुस्से से भरपूर आवाज उसके कानों से टकराई तो वह तेजी से मुड़ी और हैरत से उसे देखने लगी। कंगन कहाँ है? उसके सवाल ने उसे हैरत में डाल दिया। डिब्बे में ही होंगे। लतिका तीर की सी तेजी से उसके करीब आई। होंगे का क्या मतलब है? होने चाहिए, मगर इसमें नहीं है। वह गुस्से से बोली। ऐसा नहीं हो सकता लतिका दीदी, मैंने तो आपके जाने के बाद डिब्बे को खोला भी नहीं। उसके माथे पर पसीने के कतरे नजर आने लगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तो क्या कंगन उड़ गए? पर लगाकर उसने सवालिया अंदाज में कहा। आप मेरा यकीन कीजिए दीदी, मैंने आपके कंगन की शक्ल तक भी नहीं देखी। मुझे नहीं पता कहाँ गए। उसकी आंखों में सैलाब उमड़ रहा था। धीरे धीरे बात मेहमानों तक पहुंचने लगी। बड़ी मामी और छोटी मामी भी वहां आ गई थी। लड़की कंगन निकालो इधर, मामी ने कठोर स्वर में कहा। मम्मी और आंटी भी उठकर वहां आ गई। मम्मी, उन्हें गलतफहमी हुई है। लतिका दीदी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपनी बेगुनाही साबित करे। मामिया और लतिका की घूरती नजरें उसे अंदर तक खाने को आ रही थीं। क्या हो गया है भाभी? मम्मी भी घबरा उठी। तुम्हारी बेटी ने कंगन चुराए हैं। शर्म नहीं आती इसे? पसंद आए थे तो बताती, मैं अपनी बेटी की बलाएं उतार देती। धीरे धीरे सारे मेहमान उनके आसपास जमा होने लगे। मामी, मैंने कंगन नहीं चुराए। आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। भगवान की कसम, मैं नहीं जानती। शट अप। लतिका ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, और ठीक उसी वक्त संजय बाहर से आया। वह किसी से मिलने बाहर निकल गया था। लतिका ने उसे जोर से धक्का दिया तो वह संजय के सीने से जा टकराई। अंकित, पुलिस को बुलाओ, ये ऐसे नहीं मानेंगी, मामी ने गुस्से से चिल्लाकर अपने बेटे को कहा। उनकी मिजाज से सब वाकिफ थे। संजय यह सब देखकर हद से ज्यादा हैरान था। उसने फौरन उसे कंधों से थाम लिया और हैरान नजरों से उसके उलझी बिखरी हुई रोई आंखें और गाल पर थप्पड़ के निशान को देखा। उसकी आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था। संजय, मैंने कंगन नहीं चुराए। आप जानते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वह जोर जोर से रो रही थी। संजय ने उसके हाथों को मजबूती से अपने बाएं हाथ में पकड़ रखे थे, जबकि दायां बाजू उसके ऊपर फैलाकर उसे अपने मजबूत घेरे में ले रखा था। इस वक्त संजय का वजूद, उसकी मजबूत भुजाओं का घेरा उसे बहुत बड़ी महफूज जगह लग रहा था। बंद करो ये सब ड्रामेबाजी, मक्कार। लतिका आगे बढ़ी और उस पर जैसे ही झपटी, संजय ने हवा में उसका हाथ पकड़कर नीचे दे मारा। इनफ। वह जोर से दहाड़ा। पूरे लॉन में उसकी आवाज गूंज उठी। इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं जवान खींच लूंगा, उसने अंगार बरसाती आंखों से दहाड़ते हुए कहा तो लतिका सहनकर पीछे हट गई। प्रीति ने रोती नजरें उठाकर संजय की आंखों में देखा। संजय ने उसकी आंखों में देखकर उसे तसल्ली दी कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम कौन होते हो? बस मामी। उसने हाथ उठाकर उन्हें बोलने से रोका। मम्मी लगातार रो रही थी। माया आंटी उन्हें गले लगाए चुप करवा रही थी। अरे, इसने कंगन चुराए हैं, मैं इसकी हड्डियां, अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो मैं, उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने एक लफ्ज चबाते हुए बोला, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। उसने झुककर नीचे से प्रीति का दुपट्टा उठाया और उसके सिर पर अच्छे से उठाया। प्रीति ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ प्रीत? संजय ने उसे देखा तो घबरा उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा। ओह माय गॉड! वह उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। संजय उसे अपनी बाजुओं में उठाकर बाहर की तरफ भागा। वह अच्छे से जानता था कि वह अपनी इज्जत और स्वाभिमान के मामले में बहुत सेंसिटिव है। यह सदमा उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। सब उसे हैरत से देखते रह गए। दूर खड़ी परी बहुत हैरान और परेशान थी। जो कुछ हुआ, ऐसा तो उसने कुछ भी सोचा भी नहीं था। सारा गेम उलट गया। वह हाथ मलती रह गई। डॉक्टर, आखिर इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? बाहर बेचैनी से इधर उधर टहलते उसे घंटे गुजर गए थे, और एक बार फिर डॉक्टर के सामने जा खड़ा हुआ। देखिए, मरीज को तेज दिमागी सदमा पहुंचा है।
डॉक्टर्स तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। उसे तसल्ली देने के अंदाज में कंधा थपथपाकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। क्या कहा है डॉक्टर ने? उसे वापस आता देखकर मम्मी आस भरे लहजे में बोली। परी भी संजय को देख रही थी। उसके चेहरे पर भी परेशानी के रंग अब साफ दिख रहे थे। जल्दी होश आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। ज्यादा खतरे की बात नहीं है आंटी। उनके पास बैठकर उसने उन्हें साइड हग कर तसल्ली दी तो वह और ज्यादा रोने लगी। संजय ने उनका सर सहलाकर तसल्ली दी। उसने देखा कि परी खामोशी से दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। वह किसी से ना तो कोई बात कर रही थी, ना ही किसी की तरफ देख रही थी। बैठ जाओ तुम भी परी, थक जाओगी, मम्मी के पास बैठी माया आंटी ने उसे कहा। संजय उठकर उसके करीब आया। वह खाली दिमागी हालत में उसे देख रही थी। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, वह हौले हौले बड़बड़ा रही थी। संजय समझ नहीं पाया। संजय प्लीज मेरी बहन को बचा लो, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी ही बहन से जलने लगी। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। वह जमीन पर बैठती चली गई। मम्मी और आंटी तेजी से उसके करीब आईं। पता नहीं उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा था। संजय उसे कहो यहाँ से चला जाए। मामा का बेटा अंकित आया था। मम्मी ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। संजय उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। परी मम्मी की गोद में सर रखे बैठी थी। वह उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। कैसी तबीयत है प्रीति की? उसके सवाल पर संजय ने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम्हारी फैमिली ने उसे जो सदमा पहुंचाया है, उसके बाद कैसी हो सकती है तबीयत उसकी? वह तंज से खुद को ना रोक सका। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ, और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। संजय, कंगन वाकई चोरी हुए हैं विधि के। मम्मी और लतिका ने कोई ड्रामा नहीं किया, मगर कंगन प्रीति ने नहीं, परी ने चुराए हैं। उसने बड़ी झिझक के साथ अपनी पूरी बात कही। व्हाट? संजय को 1000 वोल्ट का करंट लगा। दया करो उन लोगों पर अंकित, एक को सदमा पहुंचाकर इस हाल में पहुंचा दिया, अब दूसरी का भी यही हाल करना चाहते हो? वह बेहद गुस्से में बोला। मैंने किसी को नहीं बताया संजय, ना ही तुम बताना। परी ने कंगन हमारी काम वाली को दिए और कहा कि तुम रख लो, किसी को मत बताना। शाम को यह घटना हुई तो रात को वह कंगन लेकर मेरे पास आई और सच मुझे कह सुनाया। इधर अंकित ने कह बताया और उधर उसी वक्त संजय की आंखों के सामने सारी घटना घूम गई। उसे याद आया कि लतिका प्रीति को एक डिब्बा पकड़ा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां परी आई थी और उसने वहां भेजा था और प्रीति डिब्बा उसे पकड़ा कर चली गई थी और ठीक उसी वक्त परी ने कंगन निकाले होंगे। प्लीज अंकित, यह बात किसी और को मत बताना, वह मिन्नतें भरी लहजे में बोला। डोंट वरी यार, मैं पागल नहीं हूँ। वैसे यह प्रीति और तुम्हारा क्या मामला चल रहा है? उसने अचानक सवाल किया तो इतनी परेशानी में भी संजय के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जल्द बता दूंगा। वैसे प्रीति बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। परी के रवैये ने उसे बुरी तरह हैरान किया था। मैं चलता हूँ संजय, पापा ने भेजा था मुझे। वह बेहद शर्मिंदा है अपनी भांजी के साथ किए गए ऐसे बर्ताव से। संजय अब भी कुछ नहीं बोला। प्रीति हाल बताते रहना, प्रीति का हाल। श्योर। वह उससे हाथ मिलाकर चला गया। संजय उसे जाता देखता रहा। तभी नर्स ने आकर बताया कि प्रीति को होश आ गया है। मम्मी भगवान का शुक्र करने लगी। माया आंटी उससे मिलकर परी को लेकर घर चली गई थी। वह कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ था और प्रीति छत को घूर रही थी। उसे पूरा होश आ चुका था। अब कैसा फील कर रही हैं आप? अचानक वह मुड़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह खामोशी से उसे देखते रह गई। संजय, उसने लड़खड़ाती भर्राई आवाज और नम आंखों से उसे पुकारा। प्रीत। वह बेचैन हो उठा, आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बहादुर बनो ये अच्छी लड़की। उसका दर्द वह अपने दिल में महसूस कर रहा था। सारा कसूर उसका नहीं है, तुम लोगों ने मिलकर उसे बिगाड़ा है। उसकी हर ख्वाहिश मानकर उसे यह एहसास दिला करके वह बहुत हसीन है। पहली बार उसे देखने पर मुझे भी वह बहुत अच्छी लगी, बगैर किसी शक के कि वह बहुत खूबसूरत है। मगर धीरे धीरे मुझे पता चल गया, वो ठीक कहते हैं ना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। मर्द हुस्न पर परस्त होता है, नो डाउट, लेकिन प्रीत, मेरे लिए औरत की शर्म हया, उसका स्वाभिमान और मर्द से सावधानी ही उसकी असली खूबसूरती है। बिलीव मी प्रीत, मैंने कभी परी से इजहार मोहब्बत या शादी का वादा नहीं किया। वह बिना रुके बोलता चला गया। मेरा तुम्हें प्रपोज करना उसे अपनी इंसल्ट लगी और तुमसे बदला लेने के लिए, शायद तुम्हें मेरी नजरों में गिराने के लिए, उसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगवाया। प्रीति ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। परी ने? जी हाँ, उसने वह कंगन डिब्बे से निकालकर नौकरानी को दे दिए और तुम्हें खाली डिब्बा थमाकर दूर खड़ी तमाशा देखती रही। प्रीति के आंसू बहने लगे। अच्छा नहीं किया परी ने, बहुत दुख दिए उसने मुझे, हमेशा मुझे हर्ट किया। क्या कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करता है? मेरी इज्जत, मेरा स्वाभिमान ही तो था मेरे पास, जिसे उसने भरी महफिल में नीलाम कर डाला। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं मुझे, हर जगह मेरा स्थान दूसरा ही रहा। मुझे कभी अहमियत नहीं मिली, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, मगर ये दर्द सहते सहते मैं थक गई हूँ संजय। और अब मैं अपने दिल से सवाल करती हूँ, मुझे बताओ, ये दर्द कब रुकेगा, कब ठहरेगा यह दर्द दिल?
उसके आंसुओं में रवानी आ गई। और अगर इस दर्द को नहीं ठहरना तो फिर ये दिल ही ठहर जाए। उसने आंसुओं के बीच यह बात बड़ी मुश्किल से पूरी की। संजय ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश किया और उसका दायां हाथ पकड़कर उसने अपने सीने के बाईं तरफ रखा। ये दिल तुझ पे फिदा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ तक पहुंची। ना सिर्फ पहुंची बल्कि मेरे दिल पर पूरे हक से विराजमान हो। हर एक के लिए ना सही, मेरे लिए हर एक से ज्यादा खास हो तुम। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसने बाएं हाथ से उसके आंसू पोंछे। मैं तुम्हारे होठों पर सिर्फ हंसी देखना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो प्रीत, परी से किसी तरह भी कम नहीं हो। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तुम बहुत सादा हो और तुम्हारी यही सादगी तुम्हारी खूबसूरती है। एकाएक खिड़की से ताजा हवा का झोंका आया, जिसके साथ मिलकर संजय की बातें उसके दिल की बंजर जमीन नर्म कर रहे थे। हवा में फूलों की सी महक बहुत भली महसूस हो रही थी, जो बाहर के मौसम का पता दे रही थी। उस हवा ने प्रीति की कुछ आवारा लटों के साथ अटखेलियां की तो संजय ने उनसे जैसे जलन हुई। उसने अपने हाथों की उंगलियों से वो लटें उसके कानों के पीछे की, जिससे प्रीति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली। संजय उसे बेहद प्यार से निहार रहा था। आप बहुत अच्छे हैं संजय, अगर उस वक्त वहां आप ना आते तो। सोचकर ही उसे झुरझुरी आ गई। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं अब तो तुम्हारा हूं। वह हंसते हुए खुशगवार लहजे में बोला तो वह शर्माती हुई हंस दी, और संजय को ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात हंस दी हो। और हाँ, अगले हफ्ते तुम्हारे पापा आ रहे हैं और जल्दी हमारी शादी है। सच? वह बहुत खुश हुई। बिल्कुल सच। वैसे ए अच्छी लड़की, मैं तो तुमको काफी शर्मीली समझता था, मगर शादी की खबर सुनकर कैसे खुश हो रही हो? उसने शरारत से गंभीर होकर कहा। जी नहीं, मैं पापा के आने की खबर सुनकर खुश हो रही हूँ। उसने नाराजगी से घूरा तो संजय का कह कहा बुलंद हो उठा। हॉस्पिटल का वो कमरा जैसे कोई सुकून से भरा घर लग रहा था, जहाँ सिर्फ प्यार था, खुशी थी। प्रीति के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की परछाई थी। वह अपने भगवान का जितना शुक्र करती कम था। संजय जैसा ईमानदार और प्यार करने वाला शख्स उसका नसीब बनने जा रहा था। वह हंस रहा था और वह गौर से उसे देखे जा रही थी। अगले दिन प्रीति को डिस्चार्ज करा के संजय उसे घर ले गया था, और घर आकर उसका एक अच्छे जीवन साथी की तरह खुद ख्याल भी रखा उसने। उसमें शालू ने भी उसका साथ दिया। अब उसे परी का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन परी की आंखों और दिल में शर्मिंदगी का बोझ था। उसको प्रीति का ख्याल रखते देख मम्मी की आंखें भी नम हो जाती थी। शालू भी दोनों को देखकर फूले नहीं समा रही थी। प्रीति भी खुद को रोने से नहीं रोक पाती थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा कि उसकी मोहब्बत उसके साथ होगी। वो भगवान की प्रतिमा के आगे जोत जलाकर काफी देर तक प्रार्थना करती रहती थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया और प्रीति के पापा घर आ पहुंचे। घर में खुशी का माहौल था। प्रीति के मन की सारी मुरादें पूरी होने लग रही थीं। केवल 20 दिन का ही शादी में वक्त रह गया था। संजय भी अपनी दुल्हन को अपनी दुल्हन की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे मान सम्मान के साथ उसके घर से अपने घर ले जाने के लिए बारात लाने के लिए लखनऊ चला गया था। सारी तैयारियां बहुत जल्दी में हुईं। अपने इकलौते बेटे की शादी में संजय की मम्मा डैडी कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए कम समय में ही बढ़िया तैयारियां करवा डालें। पूरा वेन्यू किसी राजमहल की तरह सजाया गया था, और उस सजावट में चार चांद लगाते संप्रीत दूल्हा दुल्हन के लिबास में एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मम्मी और माया आंटी उनकी बलाएं लेते नहीं थक रही थी। दोनों पापा बहुत खुश थे। शालू तो बन ठन कर कुड़ी इधर उधर सबका ख्याल रख रही थी। परी ने प्रीति और संजय से अपने किए से की माफी मांगी। दोनों ने उसे माफ कर दिया, और एक तरफ प्रीति की मामियों की और लतिका ने उसके साथ किए भद्दे व्यवहार की माफी मांगी, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था। परी ने मामी और लतिका से माफी मांगी। यह शादी सबकी माफी तलाफी और मिलन का एक खूबसूरत दृश्य पेश कर रही थी। पूरा परिवार एक दूसरे के गले मिल रहा था, और स्टेज पर बैठे हमारे दूल्हा दुल्हन सबको देखकर बहुत खुश थे, जो उनके चेहरे पर और भी नूर पैदा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो जैसे खो ही गए। संजय प्रीति को गले लगाने को बढ़ा ही था कि प्रीति ने अपने दोनों हाथों से में उसका चेहरा भरकर आगे की ओर किया तो संजय की आंखें पहले हैरानी से बढ़ी, वहीं फिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गई, क्योंकि वहां मौजूद सभी जन उन दोनों की तरफ आंखें फाड़कर देख रहे थे। सबने पहले परी के हंसने की आवाज फिजा में गूंजी, फिर उठी, फिर संजय हंसा, फिर प्रीति मुस्कुराई, फिर शालू के साथ पूरे लॉन में सबके ठहाकों की जोरदार आवाज गूंज उठी। तो यह थी संप्रीत की एक प्यारी सी भरी खूबसूरत सी कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।